So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with the very first lecture of mole concept that we are going to start for the aspirants of JEE Advanced 2024 as well as for JEE Advanced 2025. तो इन लेक्चर्स को मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं कि प्रॉपरली बच्चा अभी 10th से 11th मूव कर रहा है और वो मोल कंसेप्ट पढ़ना चाहता है। ठीक है, कुछ इस तरह से लेक्चर्स को मैं आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। बट एक खासियत रहेगी कि जो चीज़ें आप खुद ही फील करोगे, इस चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं कि जो चीज़ें आपको कहीं और 10 लेक्चर में मिल रही होंगी और वो भी उतना डीप में नहीं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मैं 6 लेक्चर 7 लेक्चर में उससे ज़्यादा डिटेलिंग, उससे ज़्यादा बेटर डिलीवरी के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आप खुद ही पब्लिक वीडियोस, जो बच्चे हमारे पेड कोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं वो ये बात समझते हैं। और अभी आप जब मेरे साथ, ये लंबी जर्नी होगी बिकॉज पूरा मोल कंसेप्ट, पूरा रेडॉक्स रिएक्शंस, पूरी इक्विवेलेंट कंसेप्ट सब कुछ हम यूट्यूब पर पब्लिकली पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं एक बात और कहूँगा यार कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ छोटी मोटी बातें मैं बता देता हूँ उसके बारे में। आपको नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं और ये वाली वीडियो देख लेनी है आपको, जिसमें मैंने आपको रोड मैप समझाया है कि एक्चुअली करना क्या है आपको। ये वीडियो ज़रूर एक बार देख लीजिए। नाउ वन मोर थिंग, फॉर जेईई एडवांस 2023 एस्पिरेंट्स, हमारे फिजिक्स का एक चैनल आपके लिए आया गया जहाँ पर वैभव सर आपको रियल जेईई एडवांस लेवल की फिजिक्स करा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स नहीं बोलूँगा, अभी नॉर्मल फ्री यूट्यूब पर पब्लिक वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप बिल्कुल जाएं, चैनल चेकआउट करें, हमारा ही चैनल है। आपको एकदम ए ग्रेड एडवांस लेवल कंटेंट वहाँ मिलता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड नाउ 23 वाले बच्चे हमारे साथ क्या कर सकते हैं। अब 23 वाले बच्चों को तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कराया ही हुआ है ना। साथ ही साथ एक दो रिकमेंडेशन है। पहला, रियल एडवांस सीरीज 105 पार्ट्स है, क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से आपको बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है, ऑर्गेनिक की हमारी रैंक बूस्टिंग सीरीज चल रही है, 3-4 वीडियोस उसमें आए हुए हैं, अभी वीडियोस आएंगे उसमें और उसके भी नोट्स बनाने, उसको भी थोड़ा सा समझना है। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट उसमें आपको बताए जा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा फ्रीक्वेंसी उसकी कम है, उसको इम्प्रूव कर देंगे अभी। और उसके बाद आपने अगर अभी ऐप नहीं इंस्टॉल किया, हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी फर्दर कोर्सेज हैं वो आपको ऐप में ही मिलेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शन कोर्स के बारे में अगर अभी तक नहीं पता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जहां पर मैंने ये समझाया है कि उस इनऑर्गेनिक रिएक्शन कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा। एंड आपके लास्ट 15 दिन की मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ आपकी क्या होनी चाहिए कि केमिस्ट्री के लिए मेरे तरफ से आपको 10 बहुत अच्छे टेस्ट पेपर्स प्रिपेयर किए गए हैं, जिसमें से भी 8-9 टेस्ट पेपर्स अपलोड भी हो चुके हैं चैनल अपने ऐप में। तो वहाँ आपको बहुत ही एक ग्रेट क्वालिटी के टेस्ट पेपर्स, एकदम बढ़िया बढ़िया अलग अलग टाइप के हर तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो वो आपके लास्ट की 15 दिन या 20 दिन बोलूँगा मैं, 20 दिन की स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए। लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी आप कम से कम 10 पेपर करें, उनके सॉल्यूशंस देखें, सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सॉल्यूशंस देखें और फिर आगे बढ़ें। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब आप अगर कुछ और कर रहे हैं तो ठीक है, आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं एक जनरल एडवाइस अभी दे रहा हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक अगर आपका प्लान कुछ और है तो वो आप ज़्यादा बेटर समझते हैं अपने आप को, है ना। मैं एक जनरल एडवाइस आपको दे रहा हूँ। तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट द जर्नी ऑफ मोल कंसेप्ट and the entire physical chemistry with the aspirants of 24 and 25 students. So let us begin with the very first lecture of mole concept. और आज के लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक पोर्शन कुछ करेंगे कवर। मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूँ कि आप 10th to 11th मूविंग है, ठीक है, उस हिसाब से हम मोल कंसेप्ट को डील करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कुछ टर्म्स के साथ ही शुरू करते हैं चैप्टर को, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स,
एंड फॉर्मूला यूनिट। इन तीनों को थोड़ा अच्छे से समझना। तो एटम क्या है? हाँ, इतना तो 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है आपने। एटम क्या है? हाँ, एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें आप किसी भी एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, दिस द स्मॉलेस्ट यूनिट, the smallest unit in which an element या substance भी लिख सकते हो, या substance can be divided। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, ये एक एटम हो गया, H एक एटम हो गया, N एक एटम हो गया, एक्सेट्रा। ये सब एटम किसी के साथ बॉन्डेड नहीं। मॉलिक्यूल्स क्या है? जब एटम कंबाइन हो जाए और कुछ फिक्स्ड रेशियोज में कंबाइन हो जाए तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो व्हेन एटम्स आर कंबाइंड केमिकली इन सम fixed ratios, then we get molecules। एग्जाम्पल, कोई भी मॉलिक्यूल H2O, CO2, अमोनिया, CH4, ये सब मॉलिक्यूल्स। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ एटम्स हैं, कुछ फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो गए, जो बना वो मॉलिक्यूल है। फिर आता है फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट एक्चुअली में जब आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो वो आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, सॉलिड स्टेट्स करके एक चैप्टर आएगा उसमें। बट फिलहाल आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब आप NaCl बोलते हो और जब आप वाटर बोलते हो तो दोनों में आपको एक डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या डिफरेंस समझ में आना चाहिए? कि वाटर एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, बट NaCl कोई मॉलिक्यूल नहीं। NaCl जस्ट एक फॉर्मूला है। सर ये क्या बात हुई? इसका एग्जैक्ट जो डिटेल है वो आपको आगे क्लासेस में समझ आएगा, 12th क्लास में जब आप सॉलिड स्टेट्स पढ़ेंगे। बट अभी मैं फिलहाल आपको थोड़ा रफली बता देता हूँ। जब आप वाटर बोल रहे होते हो, आपके पास जब वाटर का सैंपल होता है तो उसमें ना पानी के डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O, 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 ऐसे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं पानी के। लाइक ऐसा H2O का एक मॉलिक्यूल, फिर H2O का एक मॉलिक्यूल, इस तरह से पानी के डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, इनके बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट स्टिल दे आर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, ऐसा है। बट जब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला यूनिट की, जैसे NaCl की, तो NaCl में क्या होता है पता है? वहां कोई ऐसा नहीं होता कि एक NaCl है, फिर थोड़े एक और NaCl है, फिर एक और NaCl है, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है सर? वहां पर ना एक Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि आप अगर देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। बस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, कुछ इस तरह से वो दोनों अरेंज्ड होते हैं। ऑल्दो एक रेगुलर पैटर्न होता है, बट फिर भी अगर बोला जाए तो वो बहुत ही कंटिन्यूअस मैनर में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर में अरेंज्ड होते हैं। अगर आप थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे तो आपको कुछ ये इस तरह का दिखेगा। देखिए, इसमें कहीं भी आपको वाटर जैसी फीलिंग नहीं आ रही कि H2O, 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 नहीं। यहाँ पे देखो NaCl, 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 किसी को भी Na मान लो, किसी को भी Cl मान लो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें हम इसे NaCl क्यों लिख रहे हैं? Why we are writing it NaCl? हम क्या करते हैं, इसका एक सबसे छोटा यूनिट लेते हैं। ठीक है, इसका एक सबसे छोटा यूनिट लेते हैं। अब वो यूनिट कैसे लेना है वो अभी नहीं बताएंगे। एक कोई सबसे छोटा यूनिट लेते हैं और उसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या देखते हैं? यूनिट सेल। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट लेते हैं। और ये यूनिट सेल क्या है? जिसको चारों तरफ से अगर आप रिपीट करा दो तो लैटिस बन जाता है। ठीक, यूनिट सेल इसका सबसे छोटा पोर्शन, जिसको चारों तरफ से रिपीट करा दिया जाए तो वो लैटिस बन जाता है। तो इस यूनिट सेल में हम ये देखते हैं
इस यूनिट सेल में जनरली क्यूबिकल होता है, तो अभी मैं बना दे रहा हूँ। इसमें ये देखते हैं कि इसमें Na प्लस और Cl माइनस का रेशियो कितना है, इफेक्टिव रेशियो निकालते हैं, क्योंकि इसमें सभी लोग एकदम रैंडमली अरेंज्ड है। खैर रैंडमली बोलना ठीक नहीं है तो ऑर्डरली अरेंज्ड, बट अरेंज्ड है। तो हम क्या करते हैं, इस यूनिट सेल को पकड़ते हैं, बोलते हैं भाई Na प्लस कितने हो तुम यहाँ पर, तो मान लो Na प्लस 4 आया। फिर बोला गया Cl माइनस तुम कितने हो, तो बोला गया 4 आया। तो फिर बोलते हैं अच्छा Na प्लस तुम भी 4 हो, Cl माइनस तुम भी 4 हो, तुम्हारा सबसे छोटा रेशियो क्या मिल रहा है, NaCl 1:1, ये सबसे छोटा रेशियो है। तो एक फॉर्मूला हमने बना दिया। तो ये आपको समझना चाहिए, इसलिए आपने हो सकता है 9th क्लास में पढ़ा हो, एक आपने एटॉमिक मास पढ़ा, एक मोलर मास पढ़ा, और एक मास आपने पढ़ा होगा दैट इज यस, एक मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, एक एटॉमिक मास पढ़ा, और एक फॉर्मूला यूनिट मास, ऐसा भी एक टर्म आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके पीछे रीजन यही है, पहले उसके लिए हमको ये समझना होगा। ये मैं क्लास 9th की बातें ही बता रहा हूँ, ठीक है, अभी बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, ये सब नॉर्मल क्लास 9th की बातें। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला यूनिट, ये होता है फॉर्मूला यूनिट। एक दो टर्म्स और बताते हैं, लाइक एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, इनको भी थोड़ा देख लीजिए। एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, और एलोट्रॉप्स क्या है, थोड़ा इनको देखते हैं। सो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड एलोट्रॉप्स। एलिमेंट्स का मतलब है ऐसे सब्सटेंसेस which are made up of similar kind of atoms, जो सब एक ही तरह के एटम्स से मिलजुल कर बने हो, उनको हम एलिमेंट बोल रहे हैं। एक ही तरह के एटम से, सब एक ही तरह के एटम से बने, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या O एक एलिमेंट है? नहीं सर, वो तो एटम है। एटम भी है, एलिमेंट भी है, ठीक है, क्योंकि O में कोई और तो है नहीं, अकेला O है तो एलिमेंट भी है। अच्छा, तो मतलब सर O2 भी एलिमेंट है? जी बिल्कुल, O2 भी एलिमेंट है। तो मतलब O3 भी एलिमेंट है? जी बिल्कुल, O3 भी एलिमेंट है। यस, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन देखो, सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, तो वो एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब सर H2 भी एलिमेंट हो गया, हाँ, N2 भी एलिमेंट हो गया। इवन जब मैं बोलता हूँ कार्बन ग्रेफाइट, तो कार्बन ग्रेफाइट की जब बात करते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसका स्ट्रक्चर, कि इसमें भी सब कुछ कार्बन 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 से ही मिलकर बना हुआ रहता है। तो क्या सर कार्बन ग्रेफाइट को भी हम एलिमेंट बोल दें? क्या इसे भी एलिमेंट बोल दें? बोल दो, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आओ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स वो है जो कि एक से ज्यादा तरह के एटम्स के साथ बने हुए हैं, which contains more than one kind of atoms. एग्जाम्पल वही ले लो यार, वाटर ले लो, NH3 ले लो, ये सब कंपाउंड हो गए। CH4 ले लो, C6H12O6 ले लो, कोई भी इस तरह के कंपाउंड जिसमें एक से अधिक एटम्स हैं, उनको हम कंपाउंड बोल रहे हैं। फिर एक और टर्म आ रहा है एलोट्रॉप्स। तो एलिमेंट, कंपाउंड, एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स क्या है? एलोट्रॉप्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें नंबर तो नहीं बोलूंगा, जिसमें जो एटम्स हैं वो सेम टाइप के एटम्स, लेकिन बॉन्डिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स क्या है? सब्सटेंसेस। मैं ये सब्सटेंसेस वर्ड बहुत यूज करता हूँ क्योंकि बहुत सेफ वर्ड है, कहीं भी यूज हो सकता है। सब्सटेंसेस हैविंग same kind of atoms but different bonding। बॉन्डिंग अलग अलग है। एग्जाम्पल आपने 10th क्लास में पढ़ा है,
कार्बन ग्रेफाइट एंड कार्बन डायमंड। दोनों में आपको पता होना चाहिए बॉन्डिंग अलग अलग टाइप की होती है। अभी हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम इनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें, वो बाद का पोर्शन। फिलहाल ये पता है हमको कि हाँ, ग्रेफाइट में बॉन्डिंग अलग तरह से होती है, डायमंड में बॉन्डिंग अलग तरह से होती है, लेकिन दोनों में एलिमेंट सेम ही है, कार्बन 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 कार्बन। और भी इसी तरह से कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं जो आप अपनी फर्दर जर्नी में पढ़ेंगे। रोम्बिक, मोनोक्लिनिक। देखो अभी ये जरूरी नहीं है कि आपको दुनिया में जितने एलोट्रॉप्स हैं उनको याद कर लें आप, है ना। ये कोई बहुत वाइज डिसीजन नहीं होता है। अभी बस आपको पता होना चाहिए कि यार है क्या ये, ठीक है। एलोट्रॉप है क्या, क्या है एटम, क्या है मॉलिक्यूल, क्या है मोल, क्या है ग्राम एटॉमिक मास, क्या है एटॉमिक मास, क्या है मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आया, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी अभी अच्छे से देखनी है। अभी एकदम रूट जो है वो आप अपनी तैयार कर रहे हैं। तो डायमंड ग्रेफाइट, एक और एग्जांपल इसमें उधर से दिख रहा है मुझे, मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन, O2 और O3। अब इसमें आपसे मेरा ये सवाल है, क्या ये तीनों एलोट्रॉप्स हैं? ऑक्सीजन, O2 एंड O3, क्या ये तीनों एलोट्रॉप है? आंसर है नहीं। देखिए, आप किसी भी चीज को जो एटॉमिक फॉर्म में है उसे एलोट्रॉप में कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में मैंने लिखा है सेम काइंड ऑफ एटम्स बट डिफरेंट बॉन्डिंग। अब जब मैं O एटम की बात कर रहा हूं तो उसमें कोई बॉन्डिंग है ही नहीं, बट जब मैं O2 O3 की बात कर रहा हूं, हाँ, यहाँ बॉन्डिंग अलग है, O3 बॉन्डिंग अलग है। तो इस वजह से मैं इन दोनों को बोल सकता हूं कि दीज टू आर एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर, बट ऑक्सीजन इन एटॉमिक स्टेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एलोट्रॉप ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो आई होप हमने ये कुछ छोटे मोटे जो टर्म्स हैं इनको ठीक से समझ लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थोड़ा एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास सुन के बहुत ही वियर्ड लगता है कि यार एटम का मास कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एटम का मास, इसकी यूनिट क्या होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? तो आप थोड़ा सा ऐसे सोचो कि किसी चीज की यूनिट बनी कैसे है, यूनिट बनी कैसी। जैसे अपन ऑफन यूज करते हैं वेट मेजर करने के लिए, ग्राम्स, किलोग्राम्स। तो कुछ ऐसा ही किया गया होगा ना कि किसी चीज को मेजर किया गया होगा। जैसे मैंने बोल दिया ये बॉटल को मैंने मेजर किया ऐसे, ये बॉटल, इसका वेट मैंने देखा, अच्छा ये बॉटल जो है ना इसका कुछ वेट है, चलो इसके वेट को 1 ग्राम बोल देते हैं। ऐसे ही किया होगा मैंने, कुछ कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बनाया होगा ना कि इसके वेट को बोल दिया गया होगा अरे ये है 1 ग्राम, ये बॉटल का वेट है 1 ग्राम। उसके बाद दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका कंपैरिजन इस बॉटल के वेट से हो रहा होगा। बोलने का मतलब है अभी बॉटल वो कोई भी स्टैंडर्ड हो सकता है। तो 1 ग्राम एक्चुअली जब हम बोलते हैं तो एक्चुअली वो किसी चीज का मास होगा। ऐसे ही सोचो थोड़ा, वो किसी चीज का मास होगा 1 ग्राम, और हमने उसको बना दिया स्टैंडर्ड। तो जब हम बोलते हैं किसी का वेट है 10 ग्राम, इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि वो जो चीज है जिसको हमने स्टैंडर्ड लिया है, वो जो चीज है जिसको हमने स्टैंडर्ड लिया है, ये वाली चीज उससे 10 गुना ज्यादा भारी है। कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं अपन, है ना। ये वाली चीज उससे 10 गुना ज्यादा भारी है। तो एक्चुअली कुछ स्टैंडर्ड जरूर लिया गया होगा, तभी हम ये जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ग्राम किलोग्राम बोल रहे हैं, वो कुछ ऐसा ही तरीका बनाया गया होगा, उसके बाद चीजें चली होंगी। तो एटम्स के केस में भी ना, अब हम एटम्स के केस में एक ग्राम किलोग्राम जैसी यूनिट यूज कर पाना थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा। ये वही बात हो जाएगी कि बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो आप बोल रहे हो 0.00000000 लाइट ईयर्स, है ना, कुछ ऐसा बोल रहे हो। तो वही बात हो जाएगी। एटम्स के लिए थोड़ा हमें एक छोटे यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एटम का मास क्या ही है ना, थोड़ा एक छोटा यूनिट चाहिए।
तो क्या रेफरेंस लिया गया वो समझिए, रेफरेंस का ही खेल है। तो इन्होंने कार्बन 12 को रेफरेंस लिया। कार्बन 12 क्यों? कार्बन 12 ही क्यों? क्योंकि यार 12 और 14 दो आइसोटोप्स होते हैं ना कार्बन के, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो C14 के मास का, मास ऑफ, नॉट C14, शायद मैंने C14 बोल दिया, मास ऑफ C12 के मास का 1/12। तो आप सोचो C12 को, आप सोचो कि आप ऐसा मास है जिसको आप फील कर सकते हो, ठीक है, एक मास है, मानो ये C12 है, मानो ये C12 है, इसका मास मैंने मेजर किया। कैसे मेजर किया? एक्सपेरिमेंट से किया। सर कैसे किया होगा एक्सपेरिमेंट से? वो आपका विषय नहीं है, आप बस ये समझ लीजिए एक्सपेरिमेंटली देयर आर सम इनडायरेक्ट मेथड्स बाय विच वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ एनी एटम। तो वो करा गया, ठीक है, वो करा गया। तो C12 का मास निकाला गया। फिर बोला गया यार चलो इसको ना 12 से डिवाइड कर देते, तो 12 से डिवाइड कर दिया गया, तो इसका मास डिवाइडेड बाई 12, तो वो एक कुछ मास हुआ, और उसको हमने बोला यही हमारा यूनिट है, यही हमारा यूनिट है, यही है 1 AMU। तो 1/12 द मास ऑफ C12 कम्स आउट टू बी, अगर मैं नंबर के साथ बताऊं तो ये जो मास आती है ये आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये मास है, ये मास है, ठीक है। तो दिस इज द मास ऑफ C12 का 1/12, और इसी को क्या बोल दिया गया? यही तो हमारा यूनिट है, इसी को चलो हम 1 AMU बोल रहे हैं। तो इसका मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU मतलब, इसका मतलब अगर किसी का वेट 11 AMU है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि C12 के मास का अगर 1/12 करूं तो जो मास आएगा, ये नया एटम उस मास का 11 टाइम्स है, ठीक है, उस मास का 11 टाइम्स है। ये मतलब होता है एटॉमिक मास का, इसी को आप AMU बोलिए। और अब जब आप यहां पर बात करते हैं, सपोज करो आप बोल रहे हो किसी का, वही बात है, एटॉमिक मास ऑफ, सपोज आप क्लोरीन बोल रहे हो, आप कह रहे हो इट इज 17 AMU, मीनिंग समझ गए? इसका 17 टाइम्स है मास, इसका 17 टाइम्स है मास। अच्छा, यहां एक और टर्म आप पढ़ेंगे, वो है ग्राम एटॉमिक मास। ये भी टर्म आप कभी कभी देखें, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आज के लेक्चर के बाद आपको जो मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक फंडा है ना, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, ध्यान से बस थोड़ा सा देखो। ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम लिख देते हैं 17, ग्राम एटॉमिक मास हम लिख देते हैं 17। अब एक्चुअली में जब हम बोल रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है इसी मास को आप ग्राम में लिख दो, इसी मास को, ये जो AMUs में लिखा हुआ है ना, इसी मास को आप ग्राम में बोलना चाह रहे हो। अरे यार ये क्या बात हुई, मतलब ये 17 ग्राम है, यहां सिर्फ 17 लिखा हुआ है, इसका मतलब 17 ग्राम है? यस, इसका मतलब 17 ग्राम है। अच्छा, तो सर 17 ग्राम में तो कोई एक दो एटम्स के बस का तो है नहीं ये 17 ग्राम्स का मास, क्योंकि काफी बड़ा मास है सर ये 17 ग्राम्स का। बिल्कुल, एक दो एटम्स तो होंगे नहीं। तो अब बहुत इजीली आप सोच सकते हो बेटा कि जब एक एटम का मास 17 AMU है, 17 AMU है, तो 17 ग्राम्स के लिए कितने एटम्स चाहिए होंगे? तो लिखता हूं मैं नंबर ऑफ एटम्स, बस यूनिटरी मेथड ही है, पूरा मोल कंसेप्ट, पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ यूनिटरी मेथड का सही एप्लीकेशन, वही बस करना है आपको, यही माइंडसेट के साथ चलिए। नंबर ऑफ एटम्स इन 17 ग्राम्स, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा यूनिट एक छोटा यूनिट है, तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट तो होता है। तो आप लिखेंगे 17 ग्राम्स डिवाइडेड बाय जो इसका एटॉमिक मास है, दैट इज 17 AMU।
अब ऑब्वियसली ये भी मास की यूनिट है, ये भी मास की यूनिट है, कैंसिल हो जाएगी, बट दोनों को सेम यूनिट में होना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इस एएमयू को ग्राम्स में लिख दूं, तो ये आएगा 17 ग्राम्स अपॉन 17 इंटू 1 एएमयू, बोले तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24, ये ग्राम्स। ये देखो ग्राम और ग्राम कैंसिल, 17 और 17 कैंसिल, और ये आया 1/this, 1/this। और ये जो वैल्यू आती है नंबर ऑफ एटम्स इन 17 ग्राम ऑफ Cl इज इक्वल टू 1/, ये जो वैल्यू आई आपकी 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24, ये यूनिटलेस नंबर है। और इसी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा ये, और इसी को हम कहते हैं Na, विच इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। तो इससे क्या समझ आया कि एवोगैड्रो नंबर कोई ऐसी नंबर नहीं है जिसको हमने डेवलप किया है, हमने तो बस एक रेफरेंस सेट किया है और इस रेफरेंस को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया, उसके हिसाब से सब चीजें चल रही हैं। तो किसी भी चीज का एटॉमिक मास कितना भी हो 17 यूनिट्स, तो उसके ग्राम एटॉमिक मास में एवोगैड्रो नंबर बराबर एटम्स होंगे। सर हमेशा थोड़ी होंगे, यहां हो गए ना, अरे बेटा हमेशा होंगे। मानो सोडियम ले लो, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 11 AMU। इसका मतलब क्या बोला हमने, बस उसको पढ़ना नहीं सोचना है। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल सोडियम इज इक्वल टू 11 AMU। 11 AMU मतलब एक एटम का मास 11 AMU है। कुछ मास है हाँ। और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब उसी को ग्राम्स में लिख दो, तो 11 ग्राम ऑब्वियसली बहुत सारे एटम्स, एक 11 AMU मतलब बहुत ही छोटा एटम, एक एटम है, सिर्फ एक एटम, बहुत ही हल्का एटम। तो वहां भी क्या करोगे बेटा, 17 के जगह 11 ग्राम अपॉन 11 AMU। तो हर बार रिजल्ट आपका यही आएगा, कोई भी एटम हो हर बार रिजल्ट आपका वही आएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि देयर आर एवोगैड्रो नंबर Na number of atoms in gram atomic mass amount of any atomic sample। कोई भी एटॉमिक सैंपल हो उसमें अगर उसके ग्राम एटॉमिक मास का अमाउंट आप लेते हो तो उसमें Na नंबर के एटम्स होंगे। अब सीधी भाषा में इसी नंबर को बोल दिया गया कि यार चलो ये अच्छा लग रहा है, इसी को हम 1 मोल बोल देते हैं। इसी को यहां से क्या बोल दिया गया, इसी को बोल दिया गया चलो यार इसे हम क्या बोल देते हैं, 1 मोल बोल देते हैं। तो ये मोल जो टर्म है ना, ये बहुत ही आसान टर्म है। 1 मोल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 मोल का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑफ एनीथिंग। यस, मोल हमने इसी तरह से लिखा है, ध्यान से समझना। मोल एक नॉर्मल सा टर्म है, जैसे आप डजन यूज करते हो कलेक्शन ऑफ 12, लेकिन हम नॉर्मली जो डजन यूज करते हैं ऐसा थोड़ी ना किसी स्पेसिफिक चीज के लिए करते हैं, किसी के लिए भी डजन यूज कर सकते हैं। 1 डजन ऑफ पेन, 1 डजन ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से जो एटम्स हैं उनकी जो संख्या होती है वो 10, 12, 15, 20 ऐसी थोड़ी ना होती है, उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, अरबों खरबों में होती है। तो उसके कुछ कुछ कलेक्शंस हम अगर ले लें तो पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि बहुत ही सारे एटम्स हैं, तो उतने बड़े बड़े नंबर्स के साथ बार बार डील करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो क्या बोला गया कि यार चलो ये नंबर अच्छा है, निकल के आ गया है, और एक अच्छा सा कंक्लूजन भी आ गया है कि जब भी हम ग्राम एटॉमिक मास अमाउंट लेते हैं तो इतने ही एटम्स उसके आते हैं, किसी एटॉमिक सैंपल की बात करें तो बोल दिया गया कि यार ये क्या है,
दिस मच ऑफ एनीथिंग, इसको बोलते हैं 1 मोल। तो आप यहाँ पर बिल्कुल ये कंफ्यूज ना हो कि मोल को एटम्स के लिए ही यूज करना है, या मोल को मॉलिक्यूल के लिए यूज करना है, या आयन के लिए यूज करना है, किसी के लिए भी मैंने एकदम स्पष्ट लिख दिया है। 1 मोल मतलब इतने सारे चीजें, अगर कोई भी इतनी सारी चीज हो तो आप उसको इतने बड़े बड़े नंबर्स ना लिखें, उसको बस 1 मोल बोल दें, 1 मोल बोल दें, ठीक है। तो आई होप आपको क्या है एटॉमिक मास, क्या है ग्राम एटॉमिक मास, एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आया, हमारे यूनिट मेजरमेंट और इसमें जो वेट मेजरमेंट है उसका क्या स्टैंडर्ड लिया गया है, ये बातें आपको समझ में आ गई। इसी तरह से बेटा एक दो टर्म्स और यूज होते हैं, जैसे कुछ टर्म्स और, जैसे बोला जाए मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो यहां भी जब मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं तो किसी मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, मॉलिक्यूल का मास, जैसे कि लिखा हुआ है H2O, जैसे कि लिखा हुआ है H2O, तो इसका क्या मतलब हुआ H2O, तो आप क्या लिखेंगे, आपको सबको ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो आपने 9th क्लास में सीखा हुआ। हाइड्रोजन का 1, इसका 16, तो क्या बन गया 18 AMU, वाटर का मास 18 AMU। तो 18 AMU मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1/12 मास का 18 गुना है, ठीक है, उसका 18 गुना है। अच्छा, तो फिर यहां पर एक टर्म और आ जाती है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो क्या बोलेंगे, सिर्फ आप बोलेंगे 18। तो जब आप यहाँ 18 बोल रहे हो तो इसका मीनिंग क्या है 18 ग्राम्स, फिर वही बात है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 18 ग्राम्स। तो ग्राम यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर शुरू में लिख दिया गया ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसका मतलब होता है कि यार आप समझ लीजिए कि वहां ग्राम्स ही है। तो फिर वही देखो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूलर सैंपल, ऑफ एनी मॉलिक्यूलर सैंपल, कोई भी मॉलिक्यूलर सैंपल है उसके ग्राम एटॉमिक मास ना बोल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास की मात्रा को अगर लिया जाए तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप सिंपली बोलेंगे 18 ग्राम्स अपॉन 18 AMU। और मजाक देखिए कुदरत का, ये फिर से नंबर जो आ रहा है वो इतना ही आ रहा है, विच इज 1 मोल, 1 मोल आ रहा है, यस, हमेशा ऐसे ही आएगा, इसी तरह से स्टैंडर्ड ही सेट है, ऐसा ही आएगा। तो कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये है कि जब आपको ये बोला जाए कि मोलर मास बताओ, देखो एक नया टर्म आ रहा है, चलो मोलर मास, अभी तक क्या देखे एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसी को ग्राम में लिख दो, ग्राम में लिख दियो तो समझ में आ गया कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यस, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी आपको टर्म दिखे मोलर मास, जब भी टर्म दिखे मोलर मास, तो आप इसको समझ लो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग। अब वो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। मान लो लिखा हुआ है फाइंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, या फिर मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीजन एटम्स का मोलर मास आप बोलेंगे 16 ग्राम, आप बोलेंगे 16 ग्राम, क्योंकि आप 1 मोल ऑफ एनीथिंग का मास निकाल रहे हैं, उसको मोलर मास बोल दिया जाता है। पानी के मॉलिक्यूल्स इस समय देखो हम टर्म इसके लिए मोलर मास ही बोल रहे हैं, मोलर मास ही बोल रहे हैं, यहाँ एटम्स के लिए भी लगा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए भी लगा रहे हैं, बिकॉज मोलर मास मतलब 1 मोल ऑफ एनीथिंग। और मोल का किसी से लेना देना नहीं है कि मोल एटम का ही है, मोल मॉलिक्यूल का ही है, मोल आयंस का ही है, ऐसा नहीं है, मोल सबका है, मोल सबका है।
तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स आप बोलेंगे यस, सिंपली 18 ग्राम्स, आप बोलेंगे 18 ग्राम्स। तो यार कुछ ऐसी बातें समझ में आ रही है? हाँ सर, मतलब सर एक ये बात मुझे समझ आई कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि सपोज करो आपका कोई भी मॉलिक्यूल है सर, जैसे CH4 है, तो CH4 का हम मास निकालना तो जानते हैं सर, मॉलिक्यूलर मास जो कि होता है 16 AMU। 16 AMU, तो ये एक मॉलिक्यूल का मास हुआ 16 AMU। तो इसका मतलब सर अगर मैं 1 मोल ऑफ CH4 ले लूं तो इसका मास कितना होगा? 16 ग्राम्स होगा। बस आप ये हर एक स्पीसीज के साथ कर सकते हैं, ये आपको मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया है कि क्यों कर सकते हैं। हर एक स्पीशीज के साथ ये कर सकते हैं। 16 AMU, तो 1 मोल का 16 ग्राम। और जब 1 मोल बोल रहे हो तो क्या फील होना चाहिए? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे CH4 के मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे CH4 के मॉलिक्यूल्स हैं, दिस मच ऑफ 23 ऑफ CH4, इतने सारे CH4 मिलेंगे तब जाके जो उसका वेट होगा थोड़ा सब्सटैंशियल होगा, कि हाँ बोल सकते हैं कि कुछ वजन है, दैट इज 16 ग्राम्स। तो ये बात है। एकदम इसी तरह से जैसे हमने एटॉमिक मास की बात की, मॉलिक्यूलर की बात की, तो फॉर्मूला यूनिट मास वो भी कुछ इसी तरह से है। ठीक है, अब समझ आ गया होगा, मैं बस लिख देता हूं, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास वही है NaCl। तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास क्या लिखेंगे? तो आप बोलेंगे दिस इज 23 एंड दिस इज 35.5, ऐड कर देंगे दिस इज 58.5 AMU। लेकिन इसी में आप लिखेंगे ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास या ग्राम फॉर्मूला मास, तो आप लिखेंगे 58.5। और जब आप ये लिख रहे हैं इसका मीनिंग क्या है कि आपने इसको ग्राम्स में लिखा है, और सिंस आपने ग्राम्स में लिखा है तो 58.5 ग्राम्स में 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl में 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl में NaCl के कितने फॉर्मूलाज हैं, मॉलिक्यूल्स में कितने फॉर्मूलाज हैं? हाँ, तो 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूलाज ऑफ NaCl। इसको थोड़ा और अच्छे से समझो, इतने फॉर्मूलाज हैं, इसका मतलब जब मैं कह रहा हूं 1 मोल ऑफ NaCl, इसका मीनिंग क्या है? whenever I am saying 1 मोल ऑफ NaCl, तो अब थोड़ा सा आपको फील यहां करना होगा। मतलब NaCl को अगर मैं एक यूनिट मानूं तो वो 1 मोल है, इसका मतलब वहां पर 1 मोल Na प्लस के आयंस हैं और 1 मोल ही Cl माइनस के आयंस हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमने मोल के बारे में चीजों को समझा। एंड नाउ लेट अस डू सम सिंपल क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू गेट मोर फील अबाउट कि मोल क्या है। बस उसी चीज को आज हम अच्छे से कोशिश करेंगे कि हम समझ जाएं कि मोल क्या है और क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में। सो लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन मोल कंसेप्ट। तो चलो देखो थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऑन मोल कंसेप्ट। तो देखो एकदम बेसिक बेसिक चीजें, 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट X वेज दिस मच ग्राम्स। एक एटम का वेट है, बहुत छोटा होगा, फील हो जाना चाहिए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 20 kg, बहुत सारा अमाउंट होता है 20 kg। फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ यूनिटरी मेथड की तरह सोचो, मैंने अभी तक आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, ठीक है? सिर्फ यूनिटरी मेथड की तरह सोचो, ठीक है? तभी आप आगे लेवल पे अच्छे से समझ पाओगे चीजों को। नहीं याद करना है बहुत सारे फॉर्मूलाज, गलत तरीका है वो पढ़ने का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन इट्स 20 kg, तो एक एटम का मास इतना है,
तो पहले ये देखें कि 20 केजी में एटम्स कितने होंगे, ये देखना होगा। एक एटम का मास इतना है, तो 20 केजी में एटम्स कितने होंगे। तो आप बहुत आसानी से क्या करोगे बेटा, 20 kgs डिवाइडेड बाय दिस मच मास विच इज 6.643, ये ऊपर 10 की पावर 23, और सिंस ये ग्राम्स में है तो इसे भी आप ग्राम्स में कर लेंगे, दिस मच। तो इतने एटम्स हो जाएंगे, 20 किलो में इतने एटम्स होंगे। अब आप सोचो सोचो इतने सारे एटम्स हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े एटम्स के नंबर के साथ डील करना अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए हमने क्या व्यवस्था बनाई हुई है, हाँ, हमने मोल जैसा कुछ डिफाइन किया है कि ऐसा करो यार, जैसे हम बोलते हैं ना 48 बनानाज, तो 48 बनानाज को हम बोल देते हैं यार 4 डजन ऑफ बनानाज, तो थोड़ा नंबर छोटा हो जाता है बस। तो वैसे ही कुछ सोचो, इतने सारे एटम्स को एक काम करते हैं मोल के फॉर्म में लिख देते हैं। तो मोल के फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसे डिवाइड करना होगा बाय कितना, एक मोल में कितने एलिमेंट्स या जो भी एटम्स बोलो आप होते हैं, दिस मच 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो रहा है 23 के साथ, ये कैंसिल हो रहा है, और नीचे अगर आप देखो तो ये आ रहा है 20/6.643 इंटू 6.022, मतलब ये कहीं ना कहीं 20/कुछ 36 के आसपास मैं बोल देता हूँ, या फिर 20/40 के आसपास कुछ बोल देता हूँ मैं, इंटू 10 की पावर 3। ये कैलकुलेशन है बेटा, 1/2 इंटू 10 की पावर 3 मतलब लगभग 500। यस, तो कितने मोल्स हो गए 20 केजी में, सोचना है। अभी अभी आंसर से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सोचना है कि 20 किलो में कितने मोल ऑफ एटम्स है, 500 मोल है, और एक मोल में कितने हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। हाँ, तो 500 मोल्स। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है मास ऑफ वन एलिमेंट इज दिस मच, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। वही बात है, सीधी बात है, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, आंसर कैलकुलेशन वगैरह आप देख लीजिएगा। तरीका सोचते हैं, एक एलिमेंट का मास इतने ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने एलिमेंट होंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे एलिमेंट होंगे यार, 1 ग्राम बहुत बड़ा मास है। अगर आप एटम्स की बात करें तो बहुत इजीली क्लास 5-6 लेवल की मैथ्स है, उससे ज्यादा की कुछ नहीं है। 3.9854 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। अब ये काट के इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो लिख दीजिए। अगला देखिए, which of the following contains the largest mass of hydrogen atoms। क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो चलिए अब देखते हैं, which of the following contains largest mass of hydrogen atoms। अच्छा, तो लार्जेस्ट मास, और सबको बेटा मोल्स में लिख दिया। एक मोल का मास कितना होता है, तो एक मोल में तो सर अगर H एटम है तो एक मोल का मास 1 ग्राम, ऐसे ही होता है। अगर H के 4 एटम है उस मॉलिक्यूल में, तो एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब 4 मोल ऑफ एटम्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। तो अगर मॉलिक्यूल जो है वो 1 मोल होगा तो एटम्स तो 4 मोल्स हो जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स हैं। सीधी सी बात, एकदम सीधी सी बात, क्लास 5-6 लेवल की मैथ्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बेटा देखें, 5 मोल्स ऑफ C2H2O4, तो यार 2 हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में, और एक हाइड्रोजन एटम का मास है 1 यूनिट, बट सिंस मोल में लिखा हुआ है तो मैं उसको 1 ग्राम बोल सकता हूं। तो 5 मोल में कितना मास हो जाएगा बेटा, बहुत आसानी से 5 इंटू 1 इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H एटम्स, इंटू 2 क्योंकि 2 मोल H एटम के होंगे, और 5 इंटू 2 मतलब 10 मोल ऑफ ये हो गए। तो आंसर हो गया 10 ग्राम्स। ठीक है, ये 10 ग्राम मास आ रहा है। यहां पर देखो इसी तरह, तो 8 है तो 8 इंटू 1.1 मोल्स इंटू 1, क्योंकि 1 एटम
के 1 मोल का मास उतना है। तो ये मिल रहा है बेटा 8.8 ग्राम्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 8 इंटू 1 विच इज लगभग 12 ग्राम आ गया ये। यहाँ पर देखो 4 मोल्स हैं C4, तो 4 है तो 4 इंटू 4 ग्राम्स विच इज 16 ग्राम्स। तो जी हाँ, ये देखो यहाँ 16 ग्राम्स वेट आ रहा है, तो ये मैक्सिमम है। ठीक है, चलो एक दो और देखते हैं। 19th विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। हाँ, यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन आया। अब देखना है कम से कम ऑक्सीजन एटम किसमें, तो चलो सब में अपन नंबर ऑफ एटम्स गिनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स गिनेंगे। 10 ml ऑफ वाटर। अब वाटर ml दिया है तो क्या फर्क पड़ता है तो वो 10 ग्राम वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है। तो 10 ग्राम में एटम्स कितने होंगे, तो सोचो थोड़ा। वाटर का मोलर मास कितना है, तो आपने कहा सर 18 ग्राम, मतलब 18 ग्राम में 1 मोल वाटर होते हैं। ठीक है, 1 मोल होते हैं, तो 10 ग्राम में कितने होंगे, 10/18 मोल्स। और जितने यहां पर पानी के मोल्स हैं, जितने पानी के मोल्स हैं, क्या ऑक्सीजन एटम के भी उतने ही मोल्स हैं? जी सर, क्योंकि एक पानी के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम है। तो 10/18 मोल्स ऑफ वाटर, 10/18 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब यहां पर ऑक्सीजन एटम्स जो है वो है 10/18 मोल्स। मोल्स के टर्म में ही बोलो, है ना, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देन 0.1 मोल, अब यहां तो मोल के फॉर्म में ही दे दिया है तो कुछ चाहिए ही नहीं। 0.1 मोल ऑफ दिस, तो इसके एक मोल में 5 मोल हैं ऑक्सीजन एटम के। तो 0.1 मोल में 0.1 इंटू 5 विच इज 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स के 0.5 मोल्स हुए। यहां पर देखो, ये है CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स। अब आप बहुत इजीली देख सकते हो कि ये कहीं ना कहीं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है एक मोल, और 6.022 इंटू 10 की पावर 22 होता है 0.1 मोल बाय सिंपल यूनिटरी मेथड। तो ये जो है कहीं ना कहीं इसका डबल दिख रहा है, देखो इसका डबल दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर बात हो रही है कि CO2 के मॉलिक्यूल्स के 0.2 मोल्स हैं अपने पास। CO2 मॉलिक्यूल्स के 0.2 मोल्स हैं, और अगर इसके 0.2 मोल्स हैं तो O के कितने होंगे, O के होंगे 0.4 मोल्स। 0.4 मोल्स ऑफ O एटम्स, O एटम्स के 0.4 मोल्स होंगे। अच्छा, पर यहां पर अगर देखा जाए 12 ग्राम ओजोन, सेम वही काम, O3 है, तो O3 का आप मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो 16 इंटू 3 दैट इज 48, मतलब 48 ग्राम में एक मोल होता है। तो 12 ग्राम में कितने मोल होंगे, O3 की बात हो रही है, तो O3 के 12 ग्राम में कितने होंगे, तो 12/48, ये हुआ है मोल्स ऑफ O3। और एक O3 के मोल में तीन ऑक्सीजन के एटम है, तो इंटू 3, ये हो गए बेटा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये हो गए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये ऑक्सीजन एटम्स के मोल हुए, विच इज 1/16 विच इज 3/4। तो कुछ 0.75 इधर आ रही है वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू मुझे ये 0.4 ही नजर आ रही है, बिकॉज 10/18 भी इससे तो बड़ी वैल्यू है, 0.4 से तो बड़ी है। तो यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज, एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा इसी तरह से। रीअरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मासेस। चलो अब मासेस की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एटीएम, लीटर और ये सब बता दिया है, तो अभी मैं उसे थोड़ा सा पहले बात डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अपन इसमें आएंगे। चलो इतनी बात तो क्लियर है बेटा कि हमें ये चीज समझ आ गई है कि मोल है क्या। चलो थोड़ा गैसेस की स्टडी करते हैं अभी, ठीक है। तो एक्चुअली में बेटा ये जो गैसेस की स्टडी है वो हम करेंगे आइडियल गैस रियल गैस जो चैप्टर है उसमें। अभी फिलहाल मैं आपको एक बस फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत गैस के प्रेशर के बारे में, उसका वॉल्यूम, टेम्परेचर,
ये सब का क्या रिलेशन है, थोड़ा बहुत बस ऊपर ऊपर से आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। बट एक्चुअल जो डिटेल स्टडी है इसकी वो आइडियल गैसेस वाले चैप्टर में हम करेंगे। तो फिलहाल देखो, आप एक चीज समझो, एक चीज आपने बचपन से सुनी हुई है ना कि गैस जो है वो प्रेशर लगाता है, गैस प्रेशर लगाता है। हाँ, लेकिन अब उस प्रेशर को थोड़ा सा देखना कैसे है हमको वो समझते हैं। हमेशा जब प्रेशर की बात होती तो आपको एक कंटेनर इमेजिन करना है, ठीक है। जस्ट इमेजिन अ कंटेनर, एक कंटेनर इमेजिन करो और ये कंटेनर में लगा हुआ है पिस्टन। पूरा गेम इस पिस्टन का है, पूरा गेम इस पिस्टन का है। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं। कुछ नॉर्मली अभी आप समझने की कोशिश करो। पिस्टन बेटा देखो दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है मूवेबल पिस्टन और एक हो सकता है फिक्स्ड पिस्टन। एक मूवेबल पिस्टन और एक हो सकता है फिक्स्ड पिस्टन। अब जब मैं बोलता हूं प्रेशर, तो एक्चुअली में एक बाहर की भी प्रेशर होती है जिसको एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं, जो फिलहाल मैं 1 atm मान ले रहा हूं, और ये नॉर्मली भी आपको पता होगा 1 atm ही हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होता है। और एक है ये अंदर की प्रेशर, जो कि ये गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। दो तरह की प्रेशर है। तो वेन एवर वी आर यूजिंग मूवेबल पिस्टन, वेन एवर वी आर यूजिंग मूवेबल पिस्टन, तो मूवेबल पिस्टन का मीनिंग है बेटा कि हमेशा वो पिस्टन अपने आप को मूव करके कुछ उस स्टेट में ले जाना चाहेगा जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाए। मतलब मूवेबल पिस्टन में ऑलवेज एक चीज होल्ड ट्रू करेगी कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों बराबर है। बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, या फिर इसको आप प्रेशर ऑफ गैस भी लिख सकते हो, इंटरनल लिख दो, वो हमेशा बराबर है, ये चीज होल्ड ट्रू करेगी। लेकिन फिक्स्ड पिस्टन में क्या होगा? फिक्स्ड पिस्टन में जो वॉल्यूम है आपके कंटेनर का, वॉल्यूम कांट बी चेंज्ड। वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते, ये काम यहां पर होता है फिक्स्ड पिस्टन के केस। वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है सर, ये तो बात हुई, ठीक है, समझ में आई। अब मुझे ये बताओ, एक नॉर्मली फील करके बताना कि यार अगर बाहर का प्रेशर 1 atm और मैंने इसे 1 atm से 2 atm कर दिया, सपोज करो मैंने बढ़ा दिया बाहर का प्रेशर 2 atm कर दिया, तो क्या फील कर पा रहे कि ये पिस्टन नीचे जाएगा? क्योंकि बाहर का प्रेशर बढ़ गया तो ये पिस्टन नीचे जाएगा। और जब ये नीचे जा रहा होगा, अच्छा नीचे क्यों जा रहा होगा? तो नीचे वो इसलिए जा रहा होगा क्योंकि वो चाहता है कि अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर हो जाए। इसका मतलब कि अगर बाहर का प्रेशर 2 atm हुआ है तो उसके अंदर जाने से, नीचे जाने से अंदर का प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। अंदर का प्रेशर भी बढ़ रहा होगा, वो भी 2 atm को अप्रोच करने वाला होगा। और जब वो अप्रोच करेगा तो हम बोलेंगे अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर हो गया है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या आपने ये देख पाए आप कि जब प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है तो वॉल्यूम कम हो रही है, जब प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है तो वॉल्यूम कम हो रही है। ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आप। तो क्या मैं इसको अभी सीधे एक साधारण भाषा में ऐसा लिख दूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? और अभी कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, सिर्फ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये आपको दिमाग में आपके चला गया। हाँ, अब एक बात बताओ कि अब मैं एक फिक्स पिस्टन लगा रहा हूं, इसी में फिक्स पिस्टन हो गया मान लो, और मैं इसे हीट कर रहा हूं, तो इसकी टेम्परेचर बढ़ रही है, ऐसा मान लो आप, इसकी टेम्परेचर बढ़ रही है, हीट कर रहे हैं इसको। एक बात और है कि जब आप फिक्स पिस्टन लगा देते हो तो बाहर के प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं। क्या मतलब है? मतलब बाहर के प्रेशर का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो, क्योंकि आपने पिस्टन फिक्स कर दिया। अब गैस अपना ही प्रेशर, जो आप गैस को प्रेशर दे दो वो उसका प्रेशर हो जाएगा उस वॉल्यूम पर। हाँ, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। अब आप अपने हिसाब से अंदर के प्रेशर को वैरी कर सकते हो, बाहर के प्रेशर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो सपोज करो मैं इसको हीट करता हूं, इसकी टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो क्या समझ में आ रहा है कि हाँ मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह, जैसे सोचना अभी सोच लो। फिलहाल एक बात ध्यान रखो कि हाँ,
प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब हमने ये कहा तो हमने कांस्टेंट रखा टेम्परेचर को, जब हमने ये कहा तो हमने कांस्टेंट रखा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा क्योंकि फिक्स्ड पिस्टन लगा दिया। ये दो चीजें आपको समझ आ रही, बहुत इजीली समझ आ रही। एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, आप जब वॉल्यूम को बढ़ाना चाह रहे हो, सपोज करो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया और मूवेबल पिस्टन है, टेम्परेचर बढ़ाया और मूवेबल पिस्टन है, तो बेटा मूवेबल पिस्टन में क्या चीज है जो कांस्टेंट रहती है? हाँ, प्रेशर कांस्टेंट रहता है क्योंकि बाहर का प्रेशर नहीं चेंज कर रहे हो आप। समझो, तीसरा केस समझो, आपके पास मूवेबल पिस्टन है जहां बाहर का प्रेशर 1 atm ही है और गैस का कुछ प्रेशर है, अब आप उसको हीट कर रहे हो तो गैस का प्रेशर बढ़ने लग रहा होगा, लेकिन वो बढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मूवेबल पिस्टन है, बाहर के प्रेशर के बराबर ही रहेगा अंदर का प्रेशर, बाहर के प्रेशर के बराबर ही रहेगा अंदर का प्रेशर। तो आपने उसको हीट किया तो वो फैल गया, वो फैल गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये भी चीज दिख रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, यहां पर कांस्टेंट क्या रखा मैंने? यहां पर कांस्टेंट रखा मैंने प्रेशर, ऐसा मानो। एक और कंडीशन समझ में आ रही है, ये 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक चीज और सोचो, अब मैंने कहा आपको कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए एक कंटेनर आता है, कंडक्टिंग कंटेनर, उसके हिसाब से आप समझ लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो कि स्मूथ फ्लो कराए हीट का अंदर बाहर। वो सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, अभी उस पर नहीं जाना ज्यादा। तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट के लिए मैंने बता दिया मूवेबल पिस्टन लगा लीजिए, आपका प्रेशर कांस्टेंट है। और अब आप क्या कर रहे हैं? आप यहां और गैस भर रहे हैं, और गैस भर रहे हैं अंदर, तो क्या होगा? क्या होगा? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, आप और गैस भरोगे तो क्या फील हो रहा है कि यार ज़्यादा गैस भरेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा लगाएंगे वो मॉलिक्यूल्स प्रेशर भी ज़्यादा लगाएंगे। हाँ, वो मॉलिक्यूल्स अगर प्रेशर भी ज़्यादा लगाएंगे तो फिर, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाने लगेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस? ये भी बोल सकता हूँ मैं। ये कब हुआ? कांस्टेंट क्या रखा है मैंने बेटा? कांस्टेंट रखा है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखा है और वॉल्यूम बढ़ाने से ही। तो अगर मैं इनको थोड़ा कंबाइन करूं, ऑल्दो दिस इज नॉट द राइट वे टू डिराइव द इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू डिराइव, दिस इज नॉट द राइट वे, बट पहले लेक्चर के लिए इतना बहुत है। आप जनरली देखते हो पहले लेक्चर में मोल कंसेप्ट के जहाँ भी आपने पढ़ा होगा, वो एटम मॉलिक्यूल और ये सब मोल वोल बताने में बहुत समय लग जाता है। आपको मैं गैसेस वैसे सब कुछ पहले लेक्चर में कवर हो जा रहा है। यही खासियत है हमारे लेक्चर्स की कि आपको कंटेंट ज़्यादा डीप में भी मिलता है, अमाउंट में भी ज़्यादा मिलता है और कम समय में मिलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं ना कि यार सर ने अभी ऑफलाइन क्लासेस जो 100% फ्री स्टार्ट की है, उसमें 13-14 मंथ्स में पूरा 11th पूरा 12th कैसे पढ़ा देंगे? आराम से पढ़ा देंगे, ठीक है, आराम से पढ़ा देंगे, स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, रिजल्ट भी आएगा, तब फिर अपन बात करेंगे कि हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, रिजल्ट के साथ फिर बात करेंगे। तो बिल्कुल पॉसिबल होता है बेटा, ऐसा नहीं है। आपको इफेक्टिवली पढ़ाई करनी होती है, दैट्स इट। अब देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इनको कंबाइन करूं, कंबाइनिंग दिस, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज नॉट द राइट वे टू डिराइव, नॉट दी, लिख दे रहा हूं बाजू में, नहीं तो मैं भी सस्ते मास्टरों के श्रेणी में ना आ जाऊं। नॉट द करेक्ट वे टू डिराइव, बट ओके फॉर द फर्स्ट लेक्चर। सो मैं ये देख पा रहा हूं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। So if I combine all these things, I will get PV is directly proportional to NT, and then let us introduce a constant here, nRT, and this is called ideal gas equation. This is called ideal gas equation. This is ideal gas equation.
यही है आइडियल गैस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम गैस के लिए लगा देंगे। अभी फिलहाल हम इस इक्वेशन को गैस के लिए लगा देंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो आर आपने लिख दिया ये थोड़ा बता दो सर क्या है ये आर। तो फिलहाल आप आर को एक कांस्टेंट मान लीजिए, जिसको आप आइडियल गैस कांस्टेंट बोल रहे हैं। एक कांस्टेंट मान लीजिए जिसे आप आइडियल गैस कांस्टेंट बोल रहे हैं। कुछ वैल्यूज होती हैं उसकी, वो बता देते हैं, और कुछ यूनिट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। तो सपोज करो मैं प्रेशर की कुछ यूनिट्स आपको बता दूं, जो आप अपने आगे 1.5 साल की प्रिपरेशन में यूज करेंगे। प्रेशर की कुछ यूनिट्स, तो बहुत कॉमनली यूज्ड यूनिट है 1 atm, जो ज़्यादातर यूज में आपको दिखेगी, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1 atm इज एक्चुअली इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स। पास्कल्स को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो 10th लेवल फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट है एक तरह का, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, इसी को हम 760 टॉर भी बोल सकते हैं, और टॉर इसको 760 ऑफ एच जी ये भी बोल सकते हैं। अब ये मर्क्यूरी क्या है, एच जी मर्क्यूरी है, क्यों वैसा है वो आगे पढ़ेंगे, वो जो उसकी डिवाइस को पढ़ेंगे तब। ये भी एक यूनिट है समझ लो, 760 ऑफ एच जी और ये 760 टॉर, ये दोनों बराबर चलते हैं 1 atm। अब इसी तरह से बार भी एक यूनिट है, विच इज 1.01325 बार। ये सब लिख के ध्यान रखना है। तो 1 बार कितना पास्कल हुआ, 10⁵ पास्कल्स। ये हुआ 10⁵ पास्कल्स। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। अब बात आती है कि ये आर कहाँ बताया सर आपने, तो प्रेशर की यूनिट्स बताई। हाँ ठीक है, प्रेशर की यूनिट्स बता दी, अब आर की वैल्यू बता देते हैं। ये जो आर है इसको भी थोड़ा यूनिट कंसर्न काफ़ी आप रहने चाहिए कि यार यूनिट को लेकर कॉन्शियस रहिएगा जब आर लिखें आप। सबसे पहले तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये जो लीटर एटीएम है ना, ये एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी बोल लो, वर्क बोल लो, हीट बोल लो, कुछ भी बोल लो, हीट और वर्क ये सब एनर्जी के ही फॉर्म्स हैं। तो फिलहाल आप एनर्जी बोलो, तो एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, लीटर एटीएम एनर्जी की यूनिट है, 0.0821 लीटर एटीएम। एक और वैल्यू आती है 8.314, इसकी जगह जूल्स लिख सकते हैं आप, जूल्स, ये भी जूल्स भी एनर्जी की यूनिट है, ये काफी कॉमन है, आपने सुना होगा, पर मोल पर केल्विन। ठीक, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.08314 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ये बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बार और एटीएम में कोई खास फर्क है भी नहीं। 1 एटीएम और 1 बार लगभग सेम ही है, 1.01325 लगभग सेम ही है, ठीक है, लगभग सेम ही है। तो ये कुछ वैल्यूज है। एक और वैल्यू आती है कैलोरीज के टर्म्स में, 2 कैलोरीज। कैलोरीज भी एनर्जी का यूनिट हो गया, पर मोल पर केल्विन, ये भी हो गया। अब यहां से थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हैं इसको। देखिए लीटर एटीएम और जूल्स में एक रिलेशन नजर में आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 1 लीटर एटीएम इज एक्चुअली 101.3 जूल्स, अप्रॉक्स इतना ही होता है। और अगर आप 1 बार को देखें, आप 1 लीटर बार को देखें, तो एग्जैक्ट 100 से, ये एग्जैक्ट 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 लीटर बार इज एक्चुअली 100 जूल्स। ओके, तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपके बिल्कुल ऑन टिप्स होने चाहिए। छोटी मोटी बातें हैं, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब चलो इस पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा एप्लीकेशन बता देता हूँ। एस टी पी, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट एस टी पी। ये क्या है सर, ये है बेटा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, स्टैंडर्ड कुछ सेट किया गया है क्या? हाँ, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, और एसटीपी का मतलब है कि जब टेम्परेचर आपकी 0 केल्विन हो और जब आपका प्रेशर 1 बार हो, जब प्रेशर 1 बार हो। सर कहीं कहीं हमने 1 एटीएम सुना है, हाँ पुराना रिकमेंडेशन 1 एटीएम था,
तो अभी भी बहुत सारी बुक्स में 1 ATM लिखा रहता है, इसको लेकर बहुत बातें वैसे भी हो चुकी हैं मार्केट में। तो ठीक है, अब आपको हो सकता है पता ही होगा, 1 बार ही लिखना और टेम्परेचर को 10 केल्विन लिखेंगे। ओल्ड रिकमेंडेशन था, ओल्ड रिकमेंडेशन था क्या, 1 ATM का, जो कि अभी भी कुछ किताबों में देखने को मिलता है। कोई बहुत ऐसा बड़ा इशू नहीं है या कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है, छोटी सी इंफॉर्मेशन वाली बात है, इसका तिल का ताड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, तो प्रेशर 1 बार आपको मान के चलना है। तो अब मैं अगर ये कहूँ बेटा PV इज इक्वल टू NRT मेरे पास है, PV इज इक्वल टू NRT है मेरे पास, मैं हर गैस के लिए लगा सकता हूँ अभी फिलहाल फॉर ऑल गैसेस, और उन गैसेस को मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो कौन सा बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं। सर ये क्या होता है आइडियल बिहेवियर? फिलहाल समझ लो, आइडियल बिहेवियर वही होता है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, उसे हम आइडियल बिहेवियर कहते हैं। वाह क्या बात है। अब मुझे एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, देखो एट एसटीपी, जैसे ही मैंने कहा एसटीपी मतलब मैंने टेम्परेचर प्रेशर कर दिया है फिक्स, तो एसटीपी पे 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, एनी गैस, उसका अगर 1 मोल है, सो ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.7 लीटर्स। क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.7 लीटर। अगर आप न्यू रिकमेंडेशन की बात करें, मतलब आप क्या लेकर चले बेटा, न्यू रिकमेंडेशन की बात करें, अगर आप प्रेशर को 1 बार मान के चले, जब आप 1 ATM मान के चलते हो तो 22.4 लीटर्स वैल्यू आती है। किसी किसी बुक्स में आपको ये दिखेगा तो हो गया, उसको अब ये मत करना कि अरे गलत है क्वेश्चन, ऐसा है वैसा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 22.4 लीटर कहीं लिखा हुआ है, आप उसको मान लेना, ठीक है कि ये 1 मोल की बात ही कर रहा है। अच्छा, कहाँ से आ गया ये वैल्यू? बहुत आसान है, टाइम पास आप खुद से कर सकते हैं। प्रेशर को 1 बार डाल दीजिए, वॉल्यूम को फाइंड करना है, एन 1 मोल बोल दिया है, 1 मोल, आर की वैल्यूज आपको पता है, टी टेम्परेचर 0, अरे यार सॉरी, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टेम्परेचर 0 केल्विन लिख रहा हूँ मैं, 273 केल्विन, भाई अनर्थ हो जाएगा, 0 केल्विन लिख दूंगा तो 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माई मिस्टेक। तो वो 273 केल्विन है भाई, 0 केल्विन लिख दूंगा, अनर्थ हो जाएगा। तो एसटीपी पर आपके पास ये चीजें मिल गई, ठीक है, प्रेशर ऑफ 1 बार एट दिस। अब एक और टर्म है जो यूज होता है, स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी कहीं हो सकता है आपने सुना हो, वैसे काम का नहीं है ये सब। एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ जो टेम्परेचर है उसे बढ़ाकर 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाता है, ऑल्दो ये उतना देखने को नहीं मिलता है। तो टेम्परेचर को स्टैंडर्ड 298 केल्विन मान लिया जाता है या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। हम केल्विन स्केल के साथ ही डील करते हैं, ये बात आपको समझ आएगी जब आप थोड़े आइडियल गैस को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं। फिलहाल टेम्परेचर 298 केल्विन, ये है आपका एसएटीपी का टेम्परेचर, और प्रेशर जो है वो इसका भी 1 बार ही है, ठीक है। तो ये एसएटीपी है, और ये भी मैं बता दूं ये उतना यूजफुल नहीं है, नॉट यूजफुल, काम में भी आपको नहीं मिलेगा। एक और शब्द है जो बहुत यूज होता है किताबों में, दैट इज एनटीपी। पता नहीं वो क्यों यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता एनटीपी, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोल के यूज होता है, आपको कहीं देखने को मिले जस्ट इग्नोर इट। दो ही चीज है, एक है आपका एसटीपी जो कि मेन है, यही आपको ज्यादा काम में आएगा, और एक है एसएटीपी, और एक है एसएटीपी जो उतना यूजफुल नहीं है। तो इतनी जानकारी आज के लिए काफ़ी है कि हम आइडियल गैस तक समझ चुके हैं कि होता क्या है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे और जेईई एडवांस 2024 के लिए जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ आप उस तरह से अपनी प्रिपरेशन रखेंगे,
तो ये बात की गारंटी है बेटा कि सक्सीड करोगे आप अगर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो जो भी गाइडलाइंस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।